आज के रिकॉर्डेड सेशंस में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग तरीके के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इसमें जो सबसे पहली अभिक्रिया जिसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया। समझते हैं कि किस तरीके से संयोजन अभिक्रिया होती है। अगर कभी भी किसी भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के अगर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग संयोजी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हमने पहला उदाहरण कोयले का दहन लिया है। कोयले के दहन में आप देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, एक एकल उत्पाद बना रहा है, और इस कारण से इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजी अभिक्रिया के कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा है जल का निर्माण। जल के निर्माण में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु आपस में अभिक्रिया करके वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस कर रहे हैं, वाटर के अणुओं का निर्माण कर रहे हैं, और इस कारण से ये भी अभिक्रिया एक संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एक ही उत्पाद है, इस कारण से ये भी एक संयोजी अभिक्रिया है। तो एक बार हम लोग संयोजी अभिक्रिया के परिभाषा को पढ़ लेते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। अगली जो स्लाइड है इसमें हमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का निर्माण होता है, इस तरीके के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में सबसे पहला जो उदाहरण हमने लिया है वो मीथेन गैस को हमने बर्न किया है, जिसके कारण हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ, इन दोनों उत्पाद के साथ हमें ऊष्मा का भी निर्माण देखने को मिल रहा है। इस कारण से इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कैटेगरी में या वर्ग में रख सकते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा जो उदाहरण हमने लिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में, वो है श्वसन। और श्वसन में आप देखोगे कि फिर से ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, और इस कारण से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कैटेगरी में इसको हम लोग रख सकते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो आप कहेंगे कि इसका क्या इंग्लिश टर्म होता है, तो इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपको पैरेलली याद कर लेना चाहिए, तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश भी ठीक होता रहेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ही हम लोग हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा एक अभिक्रिया है जिसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि एक हमारा सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, या कह सकते हैं कि जो एक सिंगल एकल जो अभिकारक होगा वो दो या दो से अधिक उत्पाद में विखंडित होता है। तो इस तरीके के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखा गया है। परिभाषा में लिखा हुआ है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि तीन अलग अलग तरीके से हम लोग पदार्थ का वियोजन कर सकते हैं। सबसे पहला है उष्मीय वियोजन, और उष्मीय वियोजन में हम लोग उष्मा को क्या करते हैं, अभिक्रिया के दौरान हम लोग उष्मा देते हैं, और उसी उष्मा के कारण हमारा अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में विखंडित हो जाता है।
तो इस कारण से इस तरीके के वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। कभी कभी हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है कि किसी अभिकारक का विखंडन होता है और इस कारण से इस तरीके के वियोजन अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत वियोजन कहते हैं। और तीसरा जो है हमारा प्रकाशीय वियोजन है। और प्रकाशीय वियोजन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई भी पदार्थ विखंडित हो रहा है या अपघटित हो रहा है तो इस तरीके के वियोजन अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब हिट करेंगे, जब इसमें उष्मा देंगे आप, तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और इस कारण से इस अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। सो जो जल का वियोजन यहाँ पे हो रहा है या जल का जो अपघटन हो रहा है, ये विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में हो रहा है और इस कारण से ये जो उदाहरण है ये वैद्युत वियोजन का एक उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन में आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में विखंडित होगा या क्या कह सकते हैं कि वियोजित होगा। और ये जो वियोजन है ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है या कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। इस कारण से इस तरीके के वियोजन अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लग रहा है कि मुझे कि आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी वियोजन अभिक्रिया में कुछ समझने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शंस में हमें बता सकते हैं। अब जो हमारा अगला जो अभिक्रिया का प्रकार है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जितने भी वियोजन अभिक्रिया है आप उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण में रख सकते हैं, क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक को जब हम लोग उष्मा देते हैं तो उस उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में यह अभिकारक रिएक्शंस करता है और इस कारण से इस तरीके की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने उदाहरण लिए हैं वियोजन अभिक्रिया के, ये सारे के सारे उदाहरण हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया में ले सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी अगली स्लाइड है ये विस्थापन अभिक्रिया के बारे में है। सो अगर आपके पास एक तत्व है और ये तत्व दूसरे तत्व के कंपाउंड से अगर उस तत्व को डिस्प्लेस कर दे, विस्थापित कर दे, तो आप कहेंगे कि इस तरीके के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन है एक हमारा एलिमेंट या तत्व, दूसरा हमारा यौगिक जो है कॉपर सल्फेट है और आप जानते हो कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इस कारण से आपका आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा और इस कारण से आयरन सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है और इस कारण से ये जो उदाहरण है ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके परिभाषा को हम लोग जरा समझते हैं। सो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और इस तरीके की अभिक्रिया को ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीला होता है, बट आयरन के साथ जब ये रिएक्शंस करेगा तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और फेरस सल्फेट का रंग जो होता है हल्का हरा कलर का होता है। और ये जो हमारा उदाहरण है ये एक वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
अब जो हमारा अगला अभिक्रिया का प्रकार है वो द्विविस्थापन है, अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान और प्रदान के कारण होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक यौगिक सोडियम सल्फेट लिया है, Na2SO4 लिया है, और दूसरा बेरियम क्लोराइड लिया है। अब ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आयन का एक्सचेंज होता है। आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और आयनों के आदान प्रदान होने के कारण यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है और दूसरा एक यौगिक हमारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है। सो बेसिकली इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या हो रहा है कि बेरियम सल्फेट के सफेद अविलीय अवक्षेप का निर्माण होता है, और इस कारण से इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया को इंग्लिश में आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये वाटर में सॉलेबल नहीं होता है, इस कारण से ये प्रेसिपिटेट आउट होगा, और प्रेसिपिटेट आउट होने के कारण इस अभिक्रिया को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, और हिंदी में इस प्रोसेस को हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। इस कारण से ये जो उदाहरण हमने लिया है ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब हम लोग अगला जो है हमारा ये उपचयन और अपचयन के बारे में है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उपचयन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का संयोजन होता है या ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और इसके परिभाषा में हम लोग एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन का अलग होना भी उपचयन ही कहलाता है। सो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का हर्ष होना क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। और इन दोनों अभिक्रिया में आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कॉपर के साथ जुड़ रहे हैं। सो ये दोनों ही अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब हमारा अगला जो रिएक्शन है वो अपचयन है, और अपचयन में ऑक्सीजन का हर्ष होता है, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर हाइड्रोजन का गेन होगा, और इस तरीके के रासायनिक समीकरण को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ में होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही अभिक्रिया में अगर हो रहा है, तो इस तरीके के अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हमें दो टॉपिक है, एक है संचारण और दूसरा टॉपिक है विकृत कंदिता, जिसके बारे में पढ़ना है। सो संचारण क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। सो जब कोई धातु ऑक्सीजन ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परतें कमजोर हो जाती है या संक्षारित हो जाती है, इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग संचारण अब कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग संचारण कहते हैं, और संचारण को इंग्लिश में कोरोजन बोला जाता है। सो बेसिकली अगर आपके पास एक आयरन का पीस है, और इस आयरन के पीस को आप खुले एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो आयरन का पीस धीरे धीरे करके कोरोड कर जाएगा, यानी कि उसके ऊपरी सतह पे आप देखेंगे कि एक भूरे रंग का लेयर आ जाता है, और इस तरीके से आपका आयरन क्या हो रहा है, संक्षारित हो रहा है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तु पे जंग लगना, चांदी के ऊपर में काली परत तथा तांबे के ऊपर में हरी परत का आ जाना संचारण के उदाहरण है। संचारण के से आप कैसे बचा सकते हैं अपने मेटल को, तो आप यसद लेपन कर सकते हैं। यसद लेपन का मतलब गैल्वेनाइजेशन है। आप यसद लेपन में जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं,
ठीक है ना। और इस कारण से आपका मेटल क्या होता है, कोरोज होने से बच जाता है, संक्षारित होने से बच जाता है। विद्युत लेपन भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। पेंट लगाकर भी संक्षारण को रोका जा सकता है। सो ये सारे उपाय हैं जिसको आप करके किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं या संक्षारण की अभिक्रिया को रोक सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, ये विकृत गंधिता है जिसको इंग्लिश में रैंसिडिटी बोला जाता है। सो आप देखेंगे कि अगर आपके पास वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ है तो ये वायु के संपर्क में आने पे क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे खाने का स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के कुछ उपाय हैं जो आपको याद रखना है। तो पहला है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट को आप ऐड कर देंगे अगर अपने खाद्य सामग्री में, तो वो आपका रेंसाइड होने से, विकृत गंधित होने से बच जाएगा। और दूसरा उपाय है वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ को रख देते हैं तो एयर के चूंकि संपर्क में ही नहीं हुआ रहा है, हवा के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो उसका उपचयन नहीं हो पाएगा और उपचयन नहीं होने के कारण ये विकृत गंधित होने से बच जाएगा। अगला जो है वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना। सो नाइट्रोजन एक लीस्ट रिएक्टिव हमारा गैस है। सो अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर चाहते हैं कि वो विकृत गंधित ना हो तो आप उसमें नाइट्रोजन की फ्लशिंग कर सकते हैं। जो चिप्स के आपके पैक आते हैं बेसिकली उसमें नाइट्रोजन का फ्लशिंग होता है, जिस कारण से चिप्स में उपस्थित वसा और तेल क्या होता है, हमारे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और इस कारण से आपका चिप्स विकृत गंधित नहीं होता है। सो नाइट्रोजन फ्लशिंग करना इज ये भी एक मेथड है। फिर है शीतलन द्वारा आप किसी भी चीज को फ्रिज करके और या फ्रीजर में डाल के आप उसके विकृत गंधिता प्रोसेस को रोक सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा स्लाइड कंप्लीट हो गया है और पूरे के पूरे हम लोगों ने यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने का ट्राई किया है, प्रयास किया है। मुझे लग रहा है कि ये जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए तैयार किया है ये आपके लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ अनएक्सप्लेन्ड रह गया है, किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं हुआ है, तो आप अपने हमें कमेंट सेक्शंस में गाइड कर सकते हैं और हम लोग अगले वीडियो में जो भी आपका कमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे अगले सेशन।